और नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पे। आइए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से अपने उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आज उसका आखिरी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, और जिसका एक्सरसाइज हम लोग 4.4 लगा रहे थे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने 4.4 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लगाए थे। आज हम लोग 4.4 के बचे हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, अपने पेन कॉपी को लेकर ही बैठा करिए, और बिना नोट्स बनाए आप पढ़ाई को आगे मत बढ़ाया करिए बच्चों। नोट्स जरूर बना लिया करिए। तो आज उम्मीद करते हैं, आज की वीडियो भी देखते हैं कि आपको कैसी लगती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप उस तरफ से ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम लोग 4.4 का द्विघात समीकरण का आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हीं को बस करने की बात है आज हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरह से आपका ये चैप्टर एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट होगा तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बात कर लिया है। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन पे बात करें बच्चों, तो 4.3 का अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो आपको तो जैसे पता होगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिया था। आप वहां पे जाके ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और आगे की अगर बात करें तो आगे हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन हमें लगाना है बच्चों। दिया क्या है, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं बच्चों, पढ़ के बता रहा हूं। आप देखिए क्या है, दिया क्या जा रहा है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है। कह रहा है क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है। क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे बच्चों। तो पहले हम चित्र के माध्यम से बता देते हैं कि जैसे हमको कह रहा है कि आयताकार बगिया लेनी है बच्चों, एक आयताकार बगिया। अब जरा चित्र से समझिएगा, मैं आपको चित्र से समझा दूं कि बोल रहा है कि एक आयताकार बगिया होना चाहिए। आयत, आयत का मतलब होता है कि बच्चों ये इसकी लंबाई है। पहले आप चित्र से समझ लें, तो ये भी इसकी लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई है, और ये भी इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब कह रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब बच्चों जो लंबाई हो चौड़ाई से दुगनी हो। अगर चौड़ाई को x मान लो तो लंबाई क्या होनी चाहिए, 2x। लंबाई क्या होनी चाहिए, 2x। और इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है? ऐसी बगिया बनाना संभव है बच्चों। तो पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखिए कैसे में बगिया बनाना संभव है या नहीं, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, बगिया बनाना संभव है या नहीं। इसका अर्थ है कि सबसे पहले आप समीकरण, इस सवाल को पढ़ो और समीकरण में बनाओ, समीकरण बनाओ। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तब हम उसके मूलों की प्रकृति पता करेंगे। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो बगिया संभव होगी। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है तो बगिया संभव नहीं होगी। संभव का यही अर्थ है बच्चों। बगिया संभव होने का अर्थ यही है कि पहले आप इस समस्या को पढ़िए और सचित्र मैंने आपको समझा दिया। अब इसका द्विघात समीकरण बनाइए, और उसके बाद यह स्थिति संभव है या नहीं यह मूलों की प्रकृति से पता चलता है। द्विघात समीकरण में बच्चों कोई भी स्थिति संभव है या नहीं इसका पता हम मूलों की प्रकृति से लगाते हैं। इसका पता हम किससे लगाते हैं, मूलों की प्रकृति से लगाते हैं। तो पहले हम लोग इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे बच्चों, फिर मूलों की प्रकृति से पता करेंगे कि यह बगिया संभव है कि नहीं, और अगर संभव होगी तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। बहुत सारी विधि आपको पढ़ाई गई है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि, आप इससे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इससे भी समझा दिया है बच्चों। आइए तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो क्या है, आ जाओ। तो
माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई, बच्चों चौड़ाई को मान लेते हैं पहले, माना बगिया की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। अतः बगिया की लंबाई भी बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, अतः बगिया की लंबाई। तो ए बच्चों आप जरा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे बच्चों तो कहता क्या कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी हो जाएगी दुगनी यानी 2x मीटर। क्या हो जाएगी बच्चों, 2x मीटर। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों कितना, 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन तुम्हें मालूम है कि बगिया आयताकार है। बगिया कैसी है बच्चों, एक बगिया जिसमें लंबाई चौड़ाई दी गई है तो इसका मतलब वो आयत के जैसी है। तो बगिया का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है बगिया, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है, आयताकार बगिया मतलब लंबाई और चौड़ाई है बच्चों, और ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मान कितना है बच्चों आप देख लो 2x, चौड़ाई का मान कितना है x 800। अब 2x में x का गुणा कर दोगे तो बहुत सिंपल है 2x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 800। अब क्या करेंगे बच्चों, अब चाहें तो आप इस 800 को उधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। ये हम लोग का बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता करके देखेंगे कि बगिया संभव है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे बच्चों, इधर देखिए, मानक समीकरण से तुलना करने पर आपको सारी चीजें, सारी स्थिति बता दी गई है बच्चों। मानक समीकरण से जब तुलना करोगे बच्चों तो मानक समीकरण क्या होता है मैं लिख के भी दिखा देता हूं, ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2, b यहां पर यानी x का गुणांक है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 800। तो अब आप क्या निकालोगे बच्चों, विभेदक यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालोगे। तो देखना बच्चों b की वैल्यू क्या है 0, तो यहां हो जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू क्या है माइनस 800, माइनस 800 दिखाई दे रहा है बच्चों। आगे देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस, और ये माइनस प्लस, 8 दूनी 16 चौका 64, यानी 6400, और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6400, यानी जो विभेदक है इसका मान आ गया 6400 बच्चों। यानी विभेदक 0 से बड़ा है, विभेदक का मान 0 से बड़ा है, और जब विभेदक का मान 0 से बड़ा होता है बच्चों तो यानी प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक है। मूल क्या होंगे बच्चों, वास्तविक होंगे। यानी अगर विभेदक यहां लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अतः बगिया संभव है। अतः बगिया क्या है बच्चों, संभव है। बगिया का निर्माण संभव है बच्चों, बगिया का निर्माण क्या है, संभव है। आ जाइए, बगिया का निर्माण क्या है बच्चों, संभव है। अगर बगिया संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो बच्चों। क्या ज्ञात करो,
लंबाई चौड़ाई। तो आइए यहां पर दिखा देते हैं, यहां पर हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल देते हैं बच्चों। अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल देते हैं, इधर देखिए यहां पे आप देख सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई निकालना एकदम आसान है। आप समीकरण ले लीजिए, यही वाला समीकरण ले लीजिए, यही वाला समीकरण लेकर हल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। दो यहां मल्टीप्लाई में बच्चों, इधर डिवाइड में कट जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 400, और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और x का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 20। लेकिन x का मान पॉजिटिव लेना, यानी बगिया की चौड़ाई है 20 मीटर और लंबाई उसकी दुगनी, उसका डबल। तो 20 का डबल बच्चों 40 मीटर, ये बगिया की लंबाई है। तो आपको ऐसे एग्जाम में करना है बच्चों, ऐसे एग्जाम में करना है। पहले आपने स्थिति को समझा, आपने उसका द्विघात समीकरण बनाया, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद आपने विभेदक से पता किया कि अगर विभेदक यानी उसके मूलों के द्विघात समीकरण के मूल, ये द्विघात समीकरण का जो मूल है ये संभव है कि नहीं। ये संभव तभी होगा जब विभेदक का मान या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा। तो मैंने देखा कि विभेदक का मान 6400, यानी विभेदक का मान 0 से बड़ा है, तो इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक है, अतः यह बगिया संभव है। अगर यह बगिया संभव है बच्चों, तो हमने इसके मूलों का, इसका यक्स का मान निकाल दिया। जब हमने यक्स का मान निकाल दिया तो मुझे पता चल गया कि यक्स का मान निकालने पर इसका एक्स कितने आ गए आपके 20 और 40, 20 और 40। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? एक बार देख लें फिर अगला करते हैं हम लोग बच्चों। चले, हो गया, देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। अब फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि यह स्थिति संभव है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी भाई? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा आप देखिएगा। कह रहा है कि निम्न स्थिति अगर संभव है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है बच्चों। और क्वेश्चन क्या है, आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल, का गुणनफल, का गुणनफल 48 था। 48 था, यही है बच्चों, ये क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ नहीं था तो मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। कह रहा है कि क्या ये निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या स्थिति है, दो मित्र हैं
और दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अगर यह स्थिति संभव है तो दोनों मित्रों की आयु का योग ज्ञात करो। तो आओ बच्चों हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? x वर्ष है। भाई दो मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो मैंने मान लिया कि प्रथम मित्र जो है, माना प्रथम मित्र जो है, पहला मित्र जो है, उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब दूसरे मित्र की उम्र क्या होगी बच्चों? आप आइडिया लगाओ, अपने मन में सोचो कि अगर दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, एक x वर्ष होगा तो दूसरा 20 माइनस x होगा। मुझे उम्मीद है आप इस लॉजिक को समझ रहे होंगे। अतः दूसरे मित्र की वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगी बच्चों? 20 माइनस x वर्ष। समझ गए? क्योंकि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। अगर एक x होगा तो दूसरा, दोनों को मिलाकर 20 होना चाहिए। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 20 माइनस x, जो बचेगा 20 माइनस x। अब कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, आ जाओ बच्चों यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु क्या होगी बच्चों? क्या होगी? तो आपको तो मालूम है सर, पूर्व यानी पहले, और जब हम पहले जाते हैं तो उम्र कम हो जाती है। तो x वर्ष का था तो 4 वर्ष पहले, अब वो हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष का। तो अब देखो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की हो गई, तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु निकालेंगे बच्चों। तो दूसरे मित्र की आयु, तो देखो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स है। 4 वर्ष पूर्व है तो 4 इसमें से और कम कर दो, पूर्व में माइनस होगा बच्चों। तो 20 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स वर्ष। ये आ गया इसके दूसरे मित्र की आयु। बात आ गई समझ में बच्चों? बात आ गई समझ में? क्या भाई दूसरा दोबारा देखिएगा कि 2 मित्र थे, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष था। तो मैंने एक मित्र को x ले लिया तो दूसरा हो गया 20 माइनस एक्स। ये लॉजिक समझ में आया होगा कि दोनों का योग 20 वर्ष है। अगर एक x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व बच्चों प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी? तो 4 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 4 साल घटा दो, और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, 4 वर्ष और कम कर दो यानी 16 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो उनकी आयु का गुणनफल, चाहो तो आप इधर देख सकते हो बच्चों, कह रहा है कि प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल, तो इसकी एक मित्र की आयु है x माइनस 4 गुणे दूसरे मित्र की आयु है क्या? 16 माइनस एक्स बराबर, और 4 वर्ष की दोनों का गुणनफल कितना है बच्चों? 48। ये बन गया आपका एक तरह का समीकरण। क्या बन गया? एक तरह का समीकरण, जिसको अब हम लोग सिंपलिस्ट करेंगे और हल करके बताएंगे इसकी प्रकृति संभव है कि नहीं।
इसकी प्रकृति संभव है कि नहीं। बात आ रही है समझ में बच्चों? बात आ रही है कि नहीं? आपको क्लियर हो रहा है कि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? तो देख लेना कि अब इसको हम लोग यहां पर इसका समीकरण बनाएंगे बच्चों। अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? समीकरण, जो थोड़ा सा विधिवत करेंगे। तो आप चाहो तो यहां पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। अब आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को यहां का कुछ पार्ट में थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। आइएगा, अब देखिए, तो अब यहां से हल करेंगे बच्चों। तो x का गुणा करेंगे, तो x का 16 में गुणा करोगे बच्चों तो 16x, देखो x का माइनस x में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का करोगे तो 16 चौक का 64, माइनस 64, देखो 16 तो 16 का 64, 16 का 4 में गुणा करोगे 16 चौक का 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x, और यहां क्या हो जाएगा 48। अब इसको और अच्छे से कर लो बच्चों। तो देखो 16x और 4x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और 16x 4x जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 20x, और ये हो जाएगा मेरा क्या 48। ठीक है बच्चों? अब तुम चाहो तो समीकरण को और सिस्टमैटिक कर लो। क्या करते हैं बच्चों? तो पूरा पंचांतर इधर करके इसको 0 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो ये हो जाएगा मेरा 48 ये, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 64, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 20x, 0 बराबर, थोड़ा और सिस्टम से लिख दो, एक्स स्क्वायर, अब इधर देखो माइनस 20x, और 64 में 48 जोड़ दो तो 8 4 12 के 2, हाथ लगा 1, 6 4 10, 112। तो ये आपका बन गया पूरी तरह से द्विघात समीकरण। पूरी तरह से क्या बन गया बच्चों? द्विघात समीकरण, जिसके मूलों की प्रकृति पता करेंगे। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो यह स्थिति संभव है, अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी तो यह स्थिति संभव नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो अब मैं दोबारा दोहरा देता हूं, फटाक से देख लेना, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। अब थोड़ी सी कोशिश, जिस बच्चों को थोड़ा सा न समझ में आया दोबारा देख लें। बोला था कि दो मित्रों की आयु का योग x वर्ष था, तो एक मित्र को x माने तो दूसरा क्या हो गया 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व, मैंने कुछ नहीं किया, 4 वर्ष पूर्व उम्र कम हो जाती है तो x माइनस 4, और दूसरे मित्र की भी 4 वर्ष कम हो जाएगी तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स, और दोनों की आयु का गुणनफल मैंने गुणा करके 48 दिखा के ये समीकरण केवल सिस्टमैटिक किया है। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है उसको करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, तो इस पार्ट को आप पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब बाकी के यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाइए, तो बाकी का क्या बचा है इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो समीकरण बचा है बच्चों, अगर मैं उसको सिस्टमैटिक बताऊं, अगर हमारे पास जो समीकरण बचा है वो बचा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो मानक समीकरण से पहले तुलना कर लेंगे बच्चों। मानक समीकरण से तुलना, पहले पता करेंगे कि स्थिति संभव है कि नहीं। मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो मानक समीकरण क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई -20, और c की वैल्यू कितनी आ गई 112। ये है। तो अब हम लोग बच्चों विभेदक पता करेंगे। आपको प्रक्रिया पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू देखो क्या है, -20 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू देखो क्या है आपकी, a की वैल्यू सर 1 है, और c की वैल्यू क्या है 112 है। ठीक है बच्चों, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, माइनस बाकी गुणा करो तो 4 एकम 4, बाकी 4 का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 448 में से 400 घटाएंगे तो 48 आएगा बच्चों। ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस,
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया -48। अर्थात क्या बच्चों कि जो विभेदक है हमारा, जो विभेदक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा विभेदक है उसका मान 0 से छोटा हो गया। उसका मान 0 से क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया। और तुम्हें पता है कि जब विभेदक का मान 0 से छोटा होता है तो मूलों की जो द्विघात समीकरण की जो प्रकृति होती है मूलों की, वो काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है बच्चों, काल्पनिक है, मतलब इसके मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। तो काल्पनिक का मतलब हल नहीं किया जा सकता, मतलब यह स्थिति संभव नहीं है बच्चों। काल्पनिक है, हल ही नहीं किया जा सकता, इसको हल ही नहीं कर सकते, मूल ही नहीं निकाल सकते। जब मान ही निकाल नहीं सकते तो यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है बच्चों, यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं। अब जब बच्चों ये स्थिति ही संभव नहीं है तो मुझे इसमें कोई द्विघात समीकरण का कोई विधि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बात आ रही है समझ में बच्चों? तो क्लियर करा दिया मैंने आपको कि स्थिति संभव है या नहीं इसका पता हम कैसे करेंगे। क्लियर है? तो ये तरीका है आपको इस तरह के सवाल लगाने का, ये तरीका है आपको इस तरह के सवाल लगाने का। आप देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन को आप आराम से देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से किया। सबसे पहले समस्या पढ़ी, उसका समीकरण बनाया, समीकरण के मूलों की प्रकृति चेक की। जब मूलों की प्रकृति से पता चला कि विभेदक का मान 0 से छोटा है, मतलब ये काल्पनिक है बच्चों, ये क्या है? काल्पनिक है। और जब ये काल्पनिक है तो यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। बोर्ड एग्जाम में ये आता है, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है, एकदम आराम से समझाने की कोशिश की है, एक एक लाइन आपको बताने की कोशिश की गई है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है देख लो, इसका आखिरी क्वेश्चन, बस 4.4 का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह एनसीईआरटी से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रीवियस एग्जाम के जो भी क्वेश्चन इसको आए हैं उसका भी एक वीडियो आपके सामने ला के रखा जाए, जिससे आप ये परख सकेंगे कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आया। भाई हमको तैयारी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो हम पहले चैप्टर पढ़े हैं, मैंने चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बताया है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पूरी कोशिश करके आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे आप जज कर पाएंगे कि जो पढ़ाया है, जो पढ़ा है वो हमारा बोर्ड एग्जाम से मैच हो रहा है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस को बना ले रहे हो, आज बना ले रहे हो, तो पक्का है कि आप एग्जाम में भी बना लोगे। तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह का भी क्लास दिया जाए। फिलहाल आज हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आखिरी क्वेश्चन भी क्या कहता है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन भी क्या कहता है, क्या भाई देखते हैं क्या है। उसने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन पर। क्या परिमाप 80 मीटर, क्या रहा है बच्चों कि क्या परिमाप 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर क्षेत्रफल का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई ज्ञात करें, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है अलग अलग, तो इसका मतलब चांस है आयताकार पार्क होगा, आयताकार पार्क है। ये क्या है बच्चों? आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है। कौन सा पार्क है बच्चों? आयताकार पार्क है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होता है बच्चों? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी, तो इसका परिमाप होगा ए बी सी सी डी प्लस डी ए। मतलब चारों भुजाओं का योग, परिमाप कितना बच्चों? 80 मीटर, 80 मीटर। इसका परिमाप क्या होगा? 80 मीटर। और क्षेत्रफल तो आपको पता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो उसका क्षेत्रफल भी दिया है कितना, 400 मीटर। अब परिमाप का तो वास्तविक अर्थ यही होता है चारों भुजाओं का योग, लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला होता है क्या, आयत के हिसाब से 2 गुणे 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना, 80 मीटर। तो कहने का मतलब क्या इस प्रकार का कोई आयताकार पार्क संभव है जिसका परिमाप 80 हो और जिसका क्षेत्रफल कितना हो, 400 है। क्या ये अगर संभव है तो आप इसकी चौड़ाई बता दीजिए, आप इसकी लंबाई भी बता दीजिए। तो सबसे पहले हम इस पूरी समस्या को पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे, और परिवर्तन के पश्चात हम प्रकृति चेक करेंगे समीकरण की, मूलों की प्रकृति। अगर मूलों की प्रकृति संभव है, अगर मूलों की प्रकृति संभव है, मूल वास्तविक होंगे, तो यह स्थिति भी संभव है, यह स्थिति भी क्या है, संभव है। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है बच्चों। तो आपको मैंने एक डायग्राम बेस पे समझा दिया है। अब आपको थोड़ी सी इमेजिनरी पावर बढ़ी होगी, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब आते हैं क्वेश्चन को बाई रिटन व्यू से लिखकर देखते हैं कि क्या है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से डायग्राम से भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे ये आयत है तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है और इसकी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, y। तो आ जाओ बच्चों यहां लिखते हैं, माना आयत की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर तथा आयत की चौड़ाई क्या है बच्चों, y मीटर। ये मैंने मान लिया। माना आयत की लंबाई x मीटर और आयत की चौड़ाई y मीटर। आपको पता है बच्चों आयत, इस पार्क का मैंने जैसे माना आयत मान लिया है बच्चों, आप पार्क लिख लोगे तो भी चलेगा। यहां पार्क लिखा, एक सेकंड बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, मैंने गलती से आयत लिख दिया है, तो आप इसको पार्क ही लिखें, जो क्वेश्चन की भाषा है वही रहनी चाहिए। माना पार्क की लंबाई, ठीक है, तथा पार्क की चौड़ाई, तथा पार्क की चौड़ाई, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न की भाषा के हिसाब से ही चलेंगे। तो अब लिखेंगे पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, परिमाप। तो बच्चों पार्क का परिमाप दे रखा है 80 मीटर, लेकिन आपको तो मालूम है कि पार्क में लंबाई चौड़ाई है, और पार्क में लंबाई चौड़ाई है तो आयत है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2x प्लस वाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके हिसाब से। तो यहां पार्क का परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर कितना, 80। 2 इधर गुणे में बच्चों इधर आएगा, भाग में कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना, 40। ये आपका बन गया एक समीकरण, पहला समीकरण बन गया। ठीक है बच्चों। अब प्रश्नानुसार मालूम है तुम्हें पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बच्चों, तो पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। और तुम्हें मालूम है कि ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y। तो यहां पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणे y, और जिसका मान दे रखा है 400 मीटर। हो गया बच्चों, ये देखिए क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बच्चों ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो अब इस चित्र को मैं मिटा देता हूं, आप इधर देखिए। समीकरण 1 को पंचांतर करके हम समीकरण 2 में मान रखेंगे। जैसे हमें पता है, इधर देखो बच्चों क्या, कि x प्लस वाई बराबर 40, तो हम बच्चों लिख सकते हैं कि x बराबर 40 और y को इधर लेके आएंगे माइनस वाई। x बराबर 40 माइनस वाई, ये पहला समीकरण था। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान बच्चों हम किस में रखेंगे,
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 देख रहे हो बच्चों, तो x समीकरण 2 क्या है पहले लिख लो, x गुणे वाई बराबर 400, तो x का मान रखो 40 माइनस वाई, और इसमें y का गुणा करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 400, गुणा करो तो ये हो जाएगा 40 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, पंचांतर कर दो बच्चों, हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा पंचांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये उड़ के इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर और ये 40 वाई होगा बच्चों, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस 40 वाई, और यहाँ बच जाएगा क्या आपका 400, ये आपका बन गया क्या, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण, जिसके मूलों की प्रकृति से हम पता करेंगे कि यह स्थिति संभव है कि नहीं, जिसके मूलों की प्रकृति से हम पता करेंगे कि यह स्थिति संभव है कि नहीं। तो आइए बच्चों हम जरा इसका मानक समीकरण से तुलना कर देते हैं बच्चों, आइए जरा देखिए, तो मानक समीकरण से तुलना करूंगा बच्चों, तो आपको तो पता है कि a की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या दिख रही है -40, और c की वैल्यू क्या दिख रही है 400, दिख रही है कि नहीं बच्चों। अगर हम मानक समीकरण से, तो आ जाओ बच्चों यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, तो अब हम लोग विभेदक का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, विभेदक का। हम किसका मान निकालेंगे बच्चों, विभेदक का। और विभेदक में b की वैल्यू देखो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी -40, b की वैल्यू -40, तो रख दो -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है 400, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1600। बोलिए क्लियर है। और 4 एकम 4, 4 चौक 1600, तो 1600 से 1600 0 कट गया, यानी अविभेदक का मान आ गया 0 के बराबर। और तुम्हें मालूम है कि विभेदक का मान जब 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं। मूल क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक और समान होते हैं, मतलब यह स्थिति संभव है, यह पूरी स्थिति संभव है। अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना होगा, मतलब हमको इसको हल करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। तो आप लिख लेना बच्चों कि यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है भाई, यह स्थिति संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर यह स्थिति संभव है बच्चों तो हम इस समीकरण का अब मान निकालेंगे। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा देख लीजिए, स्क्रीन को रोक करके पूरा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि अगर यह स्थिति संभव है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समीकरण क्या था बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 20y, अरे सॉरी 40y है बच्चों, देख लीजिएगा, ये -40y और +400 बराबर 0। तो अब तो आपको गुणनखंड विधि मालूम है, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, तो 20 20 20 20 40 और 20 का 20 में गुणा करेंगे 400, तो ब्रेक कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 20y इज इक्वल टू प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो बच्चों, अब यहाँ से ब्रैकेट खोल दीजिए, आप देख लीजिए यहाँ से, अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। अब तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 और माइनस 20, आप समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल वही एकदम पुराने वाले कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, एकदम देखिए आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 20 कॉमन ले लिया। दोबारा कॉमन लेंगे तो y माइनस 20 एक ब्रैकेट में, y माइनस 20 दूसरे ब्रैकेट में। तो जब y माइनस 20 को बराबर 0 दिखाएंगे अलग से बच्चों, तो y का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी तुम्हारे पार्क की चौड़ाई आ गई कितनी, 20 मीटर। तुम्हारे पार्क की जो बच्चों चौड़ाई आ गई है वो कितनी आ गई है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। क्लियर हो गया।
अगर चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी बच्चों? तो लंबाई तुम चाहो तो यहां से निकाल सकते हो। समीकरण 2 में बस मान रख दो, दिया है समीकरण 2 क्या दे रखा है, देखो x गुणे वाई बराबर 400 दे रखा है कि x गुणे वाई बराबर 400। तो y का मान जब तुम यहां बच्चों, y का मान जब तुम 20 रखोगे तो 20, तो ये 20 इधर गुणे में इधर भाग तो कट जाएगा, तो x का मान भी कितना हो गया 20, यानी उसकी लंबाई भी कितनी है 20 मीटर। लंबाई भी कितनी है बच्चों 20 मीटर। तो आपने देखा किस तरह से हमने ये पता किया कि यह प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न की समस्याओं को द्विघात समीकरण में बदला, फिर मूलों की प्रकृति, इधर देखें बच्चों, मूलों की प्रकृति, अगर आप देखें तो मूलों की प्रकृति से हमने पता किया कि यह स्थिति संभव है कि नहीं। मूल वास्तविक तो स्थिति संभव है, मूल अगर काल्पनिक तो स्थिति संभव नहीं है। तो हमने देखा कि यह मूल वास्तविक है तो यह स्थिति संभव है। जब यह स्थिति संभव थी तो हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि लगाकर y का मान निकाल लिया, और जब y का मान आ गया तो हम किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, y का मान रख के x का मान भी निकाल लिए। तो हमें पता चला कि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, यानी पार्क की लंबाई भी 20 होगी, पार्क की चौड़ाई भी 20 होगी, तभी जाके इसका परिमाप 80 होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 400। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण के सारे प्रश्नों का द एंड कर दिया। अब मैं उम्मीद कर, अब आपके लिए अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे बच्चों, तो आप भी थोड़ा इंतजार करिए कि अगले वीडियो में क्या लेकर आते हैं, नया चैप्टर लेके आऊं या फिर इसके प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊं। आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके बताइएगा। आज आपके कमेंट को जरूर हम देखेंगे। जितना कमेंट आप करना है बता दीजिएगा कि नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसके बाद का नया चैप्टर स्टार्ट करें, कि आप इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना चाहते हो एक वीडियो में, अगले वीडियो में क्या मैं बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चन कराऊं कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं, बाद में इसके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को देखा जाए। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं बच्चों, जैसा आप कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया, मजा आया होगा, आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरे मन से और मजे में कर रहे होंगे। तब तक के लिए बच्चों अगर इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि आप मेहनत करते होंगे, तब तक के आगे के लिए विदा लेते हैं बच्चों। कुछ समय बाद अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।